नमस्कार। आज हम 10वीं से 17वीं सदी के भारत को देखेंगे, पर एक अलग नजरिए से। जी, मतलब विदेशी यात्रियों की आंखों से। हमारे पास अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्रियों के लिखे हुए दिलचस्प विवरण हैं। हाँ, और इनसे हम उस दौर के समाज, संस्कृति, रीति रिवाजों को समझने की कोशिश करेंगे। उनके आने के मकसद भी अलग अलग थे। बिल्कुल, कोई व्यापार के लिए आया, कोई ज्ञान की तलाश में, कोई नौकरी ढूंढने, तो कोई शायद बस रोमांच के लिए। और इनकी खास बात यह है कि ये उन चीजों पर भी गौर करते थे जो शायद यहाँ के लोगों के लिए आम रही होंगे। सही कहा, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि महिला यात्रियों के विवरण वो लगभग मिलते ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं 11वीं सदी के अल बरूनी से। ख्वारिज़्म में जन्मे थे, है ना? हाँ, आज का उज़्बेकिस्तान वो उस वक्त इल्म मतलब ज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। अल बरूनी खुद कई भाषाएं जानते थे, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, और यहाँ आकर उन्होंने संस्कृत भी सीखी। अच्छा, और उन्होंने यहाँ के पंडितों और विद्वानों के साथ भी समय बिताया। जी हाँ, काफी समय, और इसी वजह से वो यहाँ के धर्म और दर्शन को समझ पाए। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, जैसे पतंजलि का व्याकरण, और यूक्लिड जैसे यूनानी गणितज्ञ के काम का संस्कृत में भी अनुवाद किया। वाह! और उनकी सबसे जानी मानी किताब किताबुल हिंद है। हाँ, अरबी में लिखी है, बहुत साफ और सीधी भाषा में। लगभग 80 अध्याय हैं इसमें। धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, मतलब हर पहलू पर लिखा है। उनका लिखने का तरीका भी कुछ अलग था, सुना है? जी, वो अक्सर एक सवाल से शुरू करते थे, फिर संस्कृत की परंपराओं के हिसाब से वर्णन करते, और फिर दूसरी संस्कृतियों से तुलना भी करते थे। उनका गणित की तरफ झुकाव था, तो उनकी लिखाई में एक तरह की संरचना दिखती है। उन्हें भारत को समझने में मुश्किलें क्या आईं? भाषा तो एक बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, भाषा तो थी ही। संस्कृत और अरबी फारसी काफी अलग हैं। फिर यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाएं, और जिसे वो स्थानीय अभिमान कहते थे, उसे समझना भी आसान नहीं था। उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में क्या लिखा? उन्होंने उसे समझाने के लिए प्राचीन फारस के 4 सामाजिक वर्गों से तुलना की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपवित्रता या छुआछूत की जो ब्राह्मणवादी धारणा थी, उसे ये कह के खारिज कर दिया कि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये तो वाकई काफी गहरी सोच है उस जमाने के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अल बिरूनी के लगभग 3 सदी बाद 14वीं सदी में आए इब्न बतूता पर। हाँ, इब्न बतूता मोरक्को के तंजियर से। उनका मानना था कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि यात्राओं से, अनुभव से मिलता है। और वो भारत आने से पहले ही काफी घूम चुके थे। जी हाँ, मक्का, सीरिया, इराक, फारस, पूर्वी अफ्रीका, कई जगह। 1333 में वो सिंध पहुंचे। और फिर दिल्ली आए मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। हाँ, सुल्तान ने उन्हें दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। बाद में उन्हें चीन में राजदूत बनाकर भी भेजा। सोचिए, लगभग 30 साल वो अपने घर से दूर रहे। अविश्वसनीय। उनका यात्रा वृत्तांत रेहला, उसमें भारत के बारे में क्या खास है? रेहला अरबी में है, और उसमें उस दौर के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की बहुत अच्छी झलक मिलती है। उन्होंने दिल्ली जैसे शहरों का जिक्र किया है, उसे बहुत बड़ा विशाल आबादी वाला बताया। दौलताबाद के बाजारों की चमक दमक, खेती की उर्वरता, कि साल में 2 फसलें होती थीं। व्यापार के बारे में भी लिखा उन्होंने। हाँ, कि भारत कैसे एशिया के व्यापार नेटवर्क से जुड़ा था। भारतीय कपड़ों की मांग बहुत थी। महीन मलमल, रेशम, जरी, सैटन, इन सब का जिक्र है। और कुछ अनोखी चीजें। बिल्कुल, जैसे नारियल का वर्णन किया तो उसकी तुलना इंसान के सिर से कर दी। पान के पत्ते के बारे में लिखा कि वो अंगूर की बेल की तरह उगाया जाता है। भारत की डाक व्यवस्था की भी तारीफ की। उलूक यानी घोड़े वाली डाक, और दावा यानी पैदल दौड़ने वाले हरकारों की डाक। उनके मुताबिक पैदल वाली ज्यादा तेज थी। अच्छा, लेकिन यात्राएं खतरनाक भी रही होंगे। हाँ, उन्होंने लुटेरों के हमलों का जिक्र किया है, बीमारी का, और घर की याद आने का भी। 30 साल, जबरदस्त। अब आते हैं 17वीं सदी में फ्रांसवा बर्नियर पर। वो फ्रांस से थे और डॉक्टर भी थे। जी हाँ, फ्रांसवा बर्नियर डॉक्टर, राजनीतिक दार्शनिक, इतिहासकार। वो मुगल साम्राज्य में अफसरों की तलाश में आए थे 1656 के आसपास। पहले दारा शिकोह के चिकित्सक रहे, फिर एक अमीर दानिशमंद खान के साथ। उनका नजरिया तो काफी तुलनात्मक था, है ना?
भारत की तुलना यूरोप से करते थे। हाँ, लगातार वो भारत यानी पूर्व की तुलना यूरोप यानी पश्चिम, खासकर फ्रांस से करते थे और ज्यादातर वो यूरोप को ही बेहतर मानते थे। उनका लिखने का मकसद भी शायद नीति निर्माताओं को प्रभावित करना था। उनका मुख्य तर्क क्या था भारत के बारे में? उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि भारत में निजी भू स्वामित्व नहीं है, मतलब जमीन पर लोगों का अपना हक नहीं है। उनके हिसाब से बादशाह ही सारी जमीन का मालिक था, जिसे वो अपने अमीरों में बांटता था। और इसका नतीजा क्या होता था उनके मुताबिक? उनका मानना था कि इससे कृषि का विकास नहीं होता, किसानों का शोषण होता है और पूरा समाज पिछड़ जाता है। ये अबुल फजल की बात से बिल्कुल उल्टा था, जो कहते थे कि भू राजस्व तो राजा की सुरक्षा देने के बदले एक तरह का पारिश्रमिक है। उन्होंने भारतीय समाज को कैसे देखा, मतलब सामाजिक संरचना? उन्होंने समाज को दो हिस्सों में बंटावा देखा। एक तरफ बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग और दूसरी तरफ मुट्ठी भर अमीर और ताकतवर शासक वर्ग। उन्हें मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास की बहुत कमी महसूस हुई। लेकिन उनके अपने विवरणों में कुछ विरोधाभास भी मिलते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। एक तरफ वो कहते हैं कि कारीगरों में प्रोत्साहन की कमी थी, उत्पादन गिर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये भी मानते हैं कि भारत के सामान के बदले दुनिया भर से सोना चांदी यहीं आता था। उन्होंने बड़े व्यापारी समुदायों और राजकीय कारखानों का भी जिक्र किया है। और सती प्रथा का जिक्र? हाँ, उन्होंने लाहौर में एक बहुत छोटी, शायद 12 साल की विधवा को जिंदा जलाए जाने का बहुत दुखद वर्णन किया है। वो इसे पूर्व और पश्चिम के समाजों के बीच एक बड़े अंतर की तरह देखते थे। उन्होंने मुगल शहरों को शिविर नगर भी कहा। जी, जैसे वो सिर्फ बादशाह के कैंप या खेमे पर निर्भर हों और उसके जाते ही खत्म हो जाएं। हालांकि दूसरे स्रोत बताते हैं कि उस समय कई तरह के स्थायी शहर थे, व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह नगर, धार्मिक स्थल वगैरह। तो ये शायद पूरी तरह सही नहीं था। तो कुल मिलाकर इन तीनों यात्रियों अल-बेरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर से हमें मध्यकालीन भारत की अलग-अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण झलकियां मिलती हैं। बिल्कुल, अल-बेरूनी का नजरिया विश्लेषणात्मक था, इब्न बतूता का जिज्ञासु और बर्नियर का तुलनात्मक और काफी हद तक आलोचनात्मक भी। जाहिर है, तीनों के नजरिए उनकी अपनी पृष्ठभूमि, उनके अपने अनुभवों और शायद उनके पूर्वाग्रहों से भी प्रभावित थे। हाँ, ये वृत्तांत जानकारी तो बहुत देते हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लेखक अक्सर असाधारण चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे या उन बातों पर जो उनके विचारों से मेल खाती हों। सही कहा। और एक बड़ी कमी ये है कि हमें ये नहीं पता कि जब भारतीय यात्री विदेश जाते थे तो उनके क्या अनुभव होते थे। वैसे विवरण लगभग है ही नहीं। बिल्कुल, तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी, कि बर्नियर जैसे यूरोपीय यात्रियों ने अक्सर भारत को यूरोप के उलट या शायद कमतर के तौर पर पेश किया। तो ये सोचने वाली बात है कि बाहर से आने वाले लोगों के विवरण किसी समाज की छवि दुनिया की नजरों में कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं, और क्या ये सिलसिला आज भी किसी रूप में जारी है।